जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने वाला है और आज हम बात करने वाले, देखिए स्पेस मिशंस की बात तो आपने बहुत सुनी होगी और बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी और मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कुछ टेक्निकल पक्ष की बात करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा और नहीं देखा और सुना तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया के जितने भी महंगे से महंगे जो स्पेस मिशंस हैं उनके अंदर जो माइक्रोचिप्स लगी हुई होती हैं वो आज भी बहुत ही पुराने जमाने की हैं। और पुराने जमाने की जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 180 नैनोमीटर, 250 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर तक की जो चिप है वो लगी हुई है। बहुत ही स्लो प्रोसेसर्स जो है वो उनमें लगे हुए हैं। तब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि क्या कारण है ऐसा, और ये जो कारण है इसके पीछे के रीजन क्या है, और इसका जो सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है वो भी आपको देखने के लिए मिला है। देखिए, भारत का एक इसरो जो स्पेस मिशन है उसके अंदर विक्रम 32 नाम का प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि 180 नैनोमीटर पर बना हुआ है। अब आप समझ रहे हैं ना, 180 नैनोमीटर पर कितना पुराना टेक्नोलॉजी है, और ये टेक्नोलॉजी लगभग 1999 2001 के आसपास धरती पर बंद हो चुकी है। लेकिन स्पेस में आज भी, और ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ भारत ही ये कार्य कर रहा है, बल्कि अगर आप नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जिसे JWST बोलते हैं उसका भी अगर आप देखोगे तो जो उसके अंदर प्रोसेसर लगा हुआ है वो 250 नैनोमीटर और लगभग 150 नैनोमीटर के बीच का है। अब आप समझ सकते हैं कि अमेरिका जैसी जो नासा की कंपनी है, नासा जैसी जो एक आधुनिक कंपनी है, उसके द्वारा भी ये कार्य किए जा रहे हैं। इसका कार्य क्या है और ऐसा करा क्यों जाता है, आज इसी की पड़ताल करेंगे। आइए, लेकिन सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखिए जो हाल फिलहाल में बहुत ही कवर किया गया और मैंने भी इस पर वीडियो बनाई थी। हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नेविक, जिसे देसी भाषा का जेपीएस भी कहा जाता है, स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है। केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में संसद में आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया कि नेविक अब अकेली पूरी तरीका से नेविगेशन यानी कि रास्ता दिखाने का डेटा नहीं दे पा रहा है। क्या नेविक क्या और क्यों है जरूरी भारत के लिए, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, और कॉन्स्टिलेशन जानते हैं आप, जिसके अंदर कई सारी सैटेलाइट्स होती हैं। भारत का अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो ने अमेरिका के जीपीएस पर निर्भरता को कम करने के लिए बनाया था, और यह भारत का और उसके आसपास के लगभग 1500 किलोमीटर के दायरे में सटीक लोकेशन और समय की जानकारी देने के लिए बनाया गया था। यह काम क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो एटॉमिक क्लॉक्स लगी हुई है वो खराब हो चुकी है। किसी भी नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए एटॉमिक क्लॉक और उसका दिल और दिमाग होती है। यह घड़ी समय पर एकदम सटीक यानी कि नैनो सेकंड का हिसाब रखती है, जिसके आपकी सही लोकेशन का पता चलता है। मार्च 2026 में नेविक का जो IRSS-1F सैटेलाइट है उसकी आखिरी बची हुई एटॉमिक क्लॉक भी काम करना बंद कर दिया। सैटेलाइट्स की संख्या कम होना, किसी भी जगह की सटीक लोकेशन के लिए आपको एक कॉन्स्टिलेशन बनाना होता है, उस जगह की पोजीशन क्या है और उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये दोनों देखना पड़ता है। इसके लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स का चालू होना बहुत जरूरी है ताकि उसका एक जो व्यवस्था बना सके, और अगर वो 4 नहीं है तो फिर वहां की लोकेशन की सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे बताया 3 वर्किंग सैटेलाइट है, एक ने काम करना बंद कर दिया, जिसके अंदर आप देखिए IRNS-1B और IRNSS-1I और NVS-01 ये 3 चालू और एक बंद हो चुकी है। अब न्यूनतम संख्या कम हो चुकी है, इसीलिए अब वो स्टैंड अलोन कार्य नहीं कर पा रहा है। रिप्लेसमेंट में देरी होगी और इसीलिए, लेकिन खबर ये नहीं है, खबर क्या है, ये आखिर ऐसा हुआ क्यों है और ऐसा होता क्यों है, इसे जानेंगे। देखिए, सबसे पहला आपको जानना पड़ेगा SEU, इसे हम बोलते हैं सिंगल इवेंट अपसेट, और दूसरा आपको जानना पड़ेगा सोलर फ्लेयर्स। अब देखिए, सोलर रेडिएशन जो होता है वो सोलर फ्लेयर की वजह से होगा, और सोलर रेडिएशन क्या करता है, फ्लिप बिट करता है। फ्लिप बिट क्यों करता है, क्योंकि अगर आप जैसे कि अभी यहां बना हुआ 300 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर या उससे भी ज्यादा बेस पर अगर जो प्रोसेसर बने हुए हैं, इसका मतलब है कि उसके जो इंटरनल स्पेस है वो ज्यादा है। अगर ज्यादा स्पेस है तो इसका मतलब है कि अगर रेडिएशन होगा भी तो वो इसकी फ्लिप बिट होने से बचाएगा, जो कि मैं आगे आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा अभी, उसे जब देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए सिंगल इवेंट अपसेट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होने वाली एक अस्थायी खराबी है, इसे हम टेम्परेरी ग्लिच कहते हैं, जो अंतरिक्ष से होने वाले रेडिएशन या सूक्ष्म कणों के टकराने से होती है। जब कोई हाई एनर्जी पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन किसी माइक्रोचिप या मेमोरी सेल से टकराता है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर, इंटीग्रेटेड सर्किट ऐसा बोलते हैं, तो वह एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा करता है। यह चार्ज मेमोरी में स्टोरेज डेटा के लिए, जो आप जानते हैं कि 0 और 1 के अंदर ही हमारा डेटा होता है, उसमें 0 को 1 से और 1 को 0 से रिप्लेस कर
देता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोकेशन है या जो डेटा है वो दे ही नहीं पाएगा, और कई कारण तो ऐसे होते हैं कि वो खराब भी हो जाता है। मैं आगे आपको इसमें दिखाऊंगा। देखिए ACEU की मुख्य बातें क्या है। सॉफ्ट एरर, यह चिप कोई परमानेंट या स्थायी नुकसान नहीं करता है, बल्कि अस्थायी क्या करता है, इसे बोलते हैं फ्लिप बिट कर देता है। तुरंत सुधार, डिवाइस को रिबूट करने पर यह गलती सुधर जाती है और इसके कारण कंप्यूटर अचानक रिस्टार्ट हो सकता है और डेटा क्रैश कर सकता है। यह कहां और क्यों होता है? अंतरिक्ष में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सोलर फ्लेयर्स की वजह से, जैसे हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं, रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। जमीन पर भी आपने देखा होगा, कई बार आपने सुना भी होगा कि अगर सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर आ जाएंगे तो ये जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है ये ठप कर जाएगा अपने आप ही। क्यों करता है ये आप समझिए, अब आपको समझ में आया होगा। ये इसीलिए करता है क्योंकि इसमें होता है सिग्नल इवेंट अपसेट। उसके बाद आप देखिए सिग्नल जो अपसेट होने के बाद में फिर होता है फ्लिप बिट। देखिए कंप्यूटर मेमोरी में किसी भी बिट को अपने आप बदला नहीं जा सकता, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेज की वजह से ये जो फ्लिप बिट कर जाती है, बिट जो होती है ना 0 1 में जो डेटा होता है वो इसी लैंग्वेज में सेव होता है, तो 0 को 1 से 1 को 0 से बदल दिया जाता है। इसे हम कहते हैं बिट फ्लिप। देखिए बिट फ्लिप होने के कारण क्या है? पहला है कॉस्मिक रेज, अंतरिक्ष से आने वाले अदृश्य रेडिएशन की किरणें जब रैम के बारीक ट्रांजिस्टर से टकराती हैं तो उनका चार्ज बदल दिया जाता है, यानी कि। और दूसरा होता है ओवरहीटिंग, कंप्यूटर या प्रोसेसर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाने से भी ऐसा होता है। हार्डवेयर की खराबी से, पुरानी या फिर खराब हो चुकी मेमोरी चिप, उसकी वजह से होता है। और फिर वोल्टेज में उतार चढ़ाव अगर आते हैं तो उसकी वजह से ऐसा होता है। इस कंप्यूटर पर क्या असर पड़ता है? डेटा करप्ट हो सकता है, क्रैश हो सकता है, सिस्टम रिबूट हो सकता है, ब्लू स्क्रीन जैसे हम डेथ स्क्रीन भी बोलते हैं वो आ सकती है, बिट फ्लिप हो। इससे बचेंगे कैसे? वही बचेंगे जो ECC रैम है, यानी कि एरर करेक्टिंग कोड रैम, इसे ढूंढ करके उसे सही कर लेंगे। लेकिन मैंने जैसे कि बताया भाई स्पेस में जाकर के कैसे करेंगे? भाई ठीक है हम नीचे हैं, पृथ्वी पर है, यहां तो हो जाएगा, लेकिन ऊपर जाकर के कैसे करेंगे? ये है असली चुनौती। अब देखिए इसके लिए एक सबसे बड़ी जो खतरनाक है वो आती है TID, यानी कि टोटल आयोनाइजिंग डोजेज। यानी कि एक बार अगर ऐसा होता है तो वो रिबूट हो जाएगा, फिर दोबारा से सही हो जाएगा, लेकिन लगातार होता रहे। पहली बार कॉस्मिक रेज आया, ठीक है, फ्लिप बिट हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वो रिबूट होकर के सही हो जाएगा, फिर अगली बार फिर हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर हो गया, तो कब तक होगा ऐसा? यानी कि एक समय के बाद में जो ये अस्थायी ग्लिच था ये परमानेंट ग्लिच में बदल जाएगा, और वही हमारे नाविक के साथ भी हुआ है। अब देखिए इसे, यानी कि इसे बोलते हैं बार बार ये घटना बार बार घटित होना। यानी कि आप समझे कि फ्लिप बिट की घटना बार बार होना क्यों होती है? क्योंकि TID के कारण होती है, जिसे बोलते हैं टोटल आयोनाइजिंग डोजेज। एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अवधारणा है जो मुख्य रूप से अंतरिक्ष विज्ञान यानी कि स्पेस साइंस और परमाणु उद्योग यानी कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में उपयोग की जाती है। आसान शब्दों में अगर हम बात करें तो इस किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या सामग्री में लंबे समय में कुल कितनी हानि, कितनी रेडिएशन, उसके द्वारा कितना बार बार एब्जॉर्ब किया गया है। कॉस्मिक रेज आई, आपका जो ट्रांजिस्टर है जिसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, पहली बार में वो क्या करेगा? फ्लिप बिट कर देगा, 0 को 1 1 को 0, फिर दोबारा से वो डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी कि ब्लू स्क्रीन हो जाएगी जैसे डेथ स्क्रीन बोलते हैं, फिर दोबारा से वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर बाद फिर वही होगा, यानी कि जैसे TID बोलते हैं, फिर वो दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर बार बार यही होता रहे तो क्या होगा? अंत में वो खत्म हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीका से जो अभी अस्थायी था वो स्थायी ग्लिच में बदल जाएगा। अब आप क्या होगा इसके बाद में, आप इसे समझिए। ये सारे के पीछे कारण क्या है? वो है सोलर फ्लेयर्स, यानी कि सूर्य की सतह पर होने वाले अचानक और शक्तिशाली विस्फोट। क्योंकि आप जानते हैं कि जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो हीलियम की फॉर्म में होती है, यानी कि हीलियम किससे हो रहा है? जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, लगातार। और वहां पे क्या हो रहे हैं? बड़े बड़े विस्फोट हो रहे हैं। अब वो जो विस्फोट होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप कभी गांवों में रहे हो तो आपने देखा होगा जो मड के जो चूल्हे होते हैं उसमें अचानक से अगर कोई विस्फोट हो जाए, छोटा सा कोई पटाखा रख दे ऐसा, है ना, तो वो आग बाहर निकल के भागती है। तो सेम वही स्थिति है कि सूर्य के अंदर एक ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने से ये जो हीलियम है ये किसमें होती है? प्लाज्मा फॉर्म में। आप जानते हैं इसे, प्लाज्मा फॉर्म होती है। जो प्लाज्मा है वो दूर तक जाता है, और जब वो दूर तक जाएगा तो ये क्या करेगा? सोलर फ्लेयर्स के रूप में, और यहीं से कॉस्मिक रेडिएशन भी होगा। जब यह सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और यह ऊर्जा अचानक रिलीज होती है तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन क्रिएट करती है, और चार्ज पार्टिकल्स ब्रह्मांड में जो है पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि हमारे जो भी उपकरण हैं जिन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं, वो सैटेलाइट्स ऑलरेडी या तो लो अर्थ ऑर्बिट में या तो फिर
आप देखे होंगे कि लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। यानी कि आप या तो वो लो अर्थ ऑर्बिट में वहां पे भी नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि यूनिवर्स में तो है वो भी। अब जैसे ही ये इंटीग्रेटेड सर्किट से आकर के रेडिएशन टकराता है तो तुरंत क्या होता है, मैंने जो बताया 3 घटना होती है। सबसे पहले होती है बिट फ्लिप, यानी कि बिट फ्लिप सही हो जाएगा, लेकिन अगर बार बार उसको जिसे हम टीआईडी कहते हैं अगर वो होता रहे तो ये जो अस्थायी ग्लिच है ये परमानेंट ग्लिच में बदल जाएगा। अगर परमानेंट में बदल जाएगा इसका मतलब है कि एक समय के बाद में आपकी जो सैटेलाइट है वो खत्म हो जाएगी, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिलेशन में हुआ है कि अब हमारा जो नेविक है उसकी एक सैटेलाइट पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, जिसे वो कह रहे हैं एटॉमिक वॉच। और जो एटॉमिक वॉच है सबके अंदर आप जानते हैं एक छोटा सा मोबाइल भी है, एक छोटा रिमोट भी है ना, उसके अंदर भी आपको इंटीग्रेटेड सर्किट मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट ही क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। अब आप देख सकते हैं ये सोलर फ्लेयर्स धरती के कम्युनिकेशन को प्रभावित करती हैं। और कैसे? हमारी धरती का वायुमंडल हमें उन हानिकारक रेडिएशन से बचाता है, इसलिए इंसानों को इससे सीधा शारीरिक नुकसान नहीं होता, लेकिन रेडिएशन हमारी धरती के आयन मंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं, कि वायुमंडल की ऊपरी परत को प्रभावित करता है। और इसी वजह से हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम क्योंकि प्रभावित होते हैं, क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं किससे, सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। अब आप होता क्या है, ये हाई फ्रीक्वेंसी ब्लैकआउट हो सकता है। क्या? पहला होता है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडियो संचार पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। कारण है सामान्य दिनों में रेडियो तरंगें आयन से टकरा करके वापस आती हैं और फिर वो हमारे लिए कम्युनिकेशन करती हैं, जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और एब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद में आता है जीपीएस, एविएशन सिस्टम ठप होगा, क्योंकि ये एविएशन सिस्टम हो, रेल सिस्टम हो, आज तो हमारे जो मोबाइल हो या फिर हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये सब किससे जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। अब देखिए जीपीएस भी उसी तरीके से काम करता है। जीपीएस सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, गलत लोकेशन बताना शुरू करते हैं, जिसे बोलते हैं जीपीएस स्पूफिंग, यानी कि स्पूफिंग होना शुरू हो जाता है। आप जा रहे हैं अपने गांव, पहुंचा देंगे आपके पड़ोस वाले गांव में, क्योंकि लोकेशन वो क्या हो गया, फ्लिप बिट हो गया। तो एक कारण ये हो जाएगा। दूसरा है जीपीएस सैटेलाइट से आने वाले जो सिग्नल है वो धीरे धीरे पहुंचते हैं आयन मंडल में, क्या कर जाते हैं, वो इधर उधर हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, और जिसकी वजह से जो लोकेशन है वो प्रिसाइज लोकेशन नहीं बताता। असर क्या आएगा, स्मार्टफोन की जो लाइव लोकेशन है वो कार्य नहीं करेगी। हवाई जहाज जो होते हैं वो अपना रूट नेविगेशन भूल जाएंगे और अलग अलग दिशाओं में वो जाना शुरू हो जाएंगे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन रुक जाएगा। अब देखिए जो कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं इसे, कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से ही क्या होता है, सोलर फ्लेयर्स होती है और यही कॉस्मिक रेडिएशन पैदा करती हैं और यही फ्लिप बिट के लिए जिम्मेवार होती हैं। इसका असर क्या होता है, डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवाएं बंद हो जाएंगी, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट ठप हो जाएगा। उसके बाद आता है पावर ग्रिड और इंटरनेट केबल्स, यानी कि बड़े पैमाने पर बिजली जो पावर है वो ब्लैकआउट हो सकता है, इंटरनेट बंद हो सकता है। कारण क्या है, भूचुंबकीय तूफान, यानी कि जिसे बोलते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स पैदा होते हैं। ये तूफान बिजली के तार और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स, आप जानते हैं ना कि जो इंटरनेट हमारे पास आता है, कुछ लोग सोचते हैं वो सैटेलाइट से आता, नहीं, इंटरनेट केबल्स बिछी होती हैं समुद्र के अंदर, बहुत भयंकर तरीका से, समझ गए, एक जाल बुना हुआ है पूरी तरीका से। ये जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है ये उनको नुकसान पहुंचाता है और जो इंटरनेट है वो हमारा प्रभावित होता है। फिर आते हैं और आज ये तो अलग है, यानी कि दोनों तरीका से होते हैं, नॉर्थ में और साउथ में। उसके बाद आइए, क्योंकि जो मेन पॉइंट है उसे भी समझना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है और पहली बार सुनने में बहुत हैरान करने वाली है कि नासा का 10 अरब डॉलर लगभग 83,000 प्लस करोड़ का जेम्स वेब टेलीस्कोप, जो मैं आपको शुरू में बता रहा था, ब्रह्मांड की शुरुआत की इतनी बारीक तस्वीरें भेज रहा है, लेकिन इसका मुख्य प्रोसेसर जो है आज भी स्मार्टफोन के मुकाबले तकनीकी रूप से 250 और 150 नैनोमीटर पर आधारित है। सोचिए आपके जो मोबाइल है ना उससे भी स्लो है इसका प्रोसेसर, आप समझ रहे हैं, उससे भी स्लो है। कारण क्या है, IDZ से बचना है। आगे देखना मैं बताऊंगा आपको। अंतरिक्ष का खतरा माहौल, अंतरिक्ष में सूरज और ब्रह्मांड से आने वाली खतरनाक यानी कॉस्मिक रेडिएशन से बचने के लिए आज के स्मार्टफोन 3 नैनोमीटर 4 नैनोमीटर ऐसे बहुत ही ज्यादा छोटे, यानी कि जिसे हम नाजुक ट्रांजिस्टर होते हैं, अंतरिक्ष के रेडिएशन में वो खराब हो सकते हैं। लेकिन जो 150-250 वाले होते हैं ये क्या होते हैं, आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए इंटरनल स्पेस ज्यादा होता है, रेडिएशन का असर कम होता है इन पर। अब देखिए अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले कंप्यूटरों को खास सुरक्षा दी जाती है, जिसे हम रेडिएशन हार्डनिंग कहते हैं। जेम्स वेब RAD 750 नाम के प्रोसेसर लगे होते हैं। टेलीस्कोप का काम सिर्फ डेटा इकट्ठा करना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप अंतरिक्ष में कोई वीडियो गेम नहीं है खेल रहा है और नहीं उसे तस्वीरें हटानी है और एडिट करनी है।
उसका मुख्य काम सिर्फ कैमरे से डेटा को इकट्ठा करना है और साथ ही साथ में मजबूती होती है, क्योंकि नहीं तो खराब हो जाएगा। सालों पुरानी टेस्टिंग और भरोसा, किसी भी स्पेस मिशन के अंतरिक्ष भेजने से पहले 10 से 15 साल की समय लगता है। जेम्स वेब का डिजाइन किया गया था RAD75 प्रोसेसर, जो कि भरोसेमंद है। अब देखिए संक्षेप में अगर कहें तो यहां पर स्पीड मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी सर्वाइवेबिलिटी मायने रखती है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे एक और निकल के आता है, जिसे हम कहते हैं, हाल ही में ऐसी खबर आई थी जो मैंने आपको भी बताया है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि क्या है ये कारण। ये कारण क्या है कि अंतरिक्ष में जो भी हमारी सैटेलाइट्स होती हैं उनके प्रोसेसर्स बड़े होते हैं, यानी कि 200-250 नैनोमीटर पर बने होते हैं। तो उसका कारण मैंने आपको बताया। कुछ हमने टेक्निकल भी देखा कि इसके अंदर जो SEU क्या होते हैं और वो कैसे फ्लिप कर जाते हैं, कॉस्मिक रेज क्या होती हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम को ये कैसे बाधित करती है, ये सब कुछ समझा। अब देखिए सिंगल इवेंट अपसेट जो मैंने आपको बताया, द साइलेंट किलर, इसे के नाम से SEU बोलते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। और ये काम कैसे करता है आप देखिए, पृथ्वी की सुरक्षा कवच, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड ही क्या है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। अगर आप ज्योग्राफी थोड़ा सा आपने पढ़ा हो तो आप जानते हैं कि अर्थ जो है वो लगभग 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना? 23.5 डिग्री। और ये ना सिर्फ रोटेट कर रही है बल्कि रिवॉल्व भी कर रही है, रिवॉल्व के साथ साथ रोटेट कर रही है। जब ये घूम रही है अपने अक्ष पर ही, तब ये घूमने के कारण ही क्या बना रही है, अपना एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रही है। तो जितनी भी ये रेजेस आने वाली हैं, ये इनको क्या करती है, ध्रुवों की ओर यानी कि पोल्स की ओर फेंक देती है, जिससे ओरास बनते हैं, जो मैं आपको पीछे दिखा रहा था, जो ग्रीन पिंक कलर के बड़े सुंदर लगते हैं, है ना, ये है। उसके बाद आता है सिंगल इवेंट अपसेट, ये मैं आपको बता चुका हूं, कॉमर्शियल चिप का खतरा है। यहां पर देखिए कछुए जैसी चाल है। कारण क्या है? क्योंकि वहां स्पीड नहीं, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। अब देखिए ये है रिलायबिलिटी बनाम स्पीड। रिलायबिलिटी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मैंने अभी आपको बताया। अंतरिक्ष का अदृश्य हत्यारा कौन है? ये कॉस्मिक रेजेस है और सोलर फ्लेयर्स है। SEU क्या है ये भी मैंने आपको बताया। और कनेक्शन लॉस्ट हो चुका है, सैटेलाइट्स एनोमली आ जाती है, कैसे आती है ये मैंने आपको अच्छे से समझाया। और आप देखिए हमारी ढाल इलेक्ट्रिक अंतरिक्ष में, ये वाला जो मैं आपको बता रहा था, ये है वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। क्योंकि कैसे बनती है, अर्थ अपने अक्ष पे घूम रही है और अर्थ के जो कोर होता है इसे बोलते हैं निफे, यानी कि निकिल और आयरन। यानी कि आयरन की वजह से और निकिल की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, ये आपने देखा होगा इस तरीका से। तो ये जो भी स्पेस से आने वाला रेडिएशन है उसको कहां फेंक देता है, ध्रुवों की ओर यानी कि पोल्स की ओर। सेफ जोन है जिसे वेलेन रेडिएशन बेल्ट्स कहते हैं। डेंजर जोन है, ये कोई ढाल नहीं है बल्कि उपग्रहों को सीधे सौर विकिरण के संपर्क में आने से ये होता है। आप देख सकते हैं द एसिक हाई एनर्जी प्रोटॉन, यहां देखिए सूर्य का क्रोध, अत्यधिक ऊर्जा वाले प्रोटॉन सैटेलाइट की बाहरी परत पर टकराते हैं, प्रोसेसर से टकराते हैं और उसको क्या कर देते हैं, ये देखिए ये है सिंगल इवेंट अपसेट। क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझाया है, यानी कि बिट फ्लिप करता है, 0 को 1, 1 को 0 की इंफॉर्मेशन को आपस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। क्या होता है, स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद में चार्ज हो जाते हैं, चार्ज होने के बाद में फ्लिप हो जाते हैं, फिर कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाता है, फिर उसके बाद में सिस्टम फेलियर हो जाता है और इस तरह की घटना होती है। लॉन्च अप जब पार्टिकल तबाही मचा दे, SEU और लैचअप हाई। देखिए SEU तो समझ आती है मैंने, लैचअप अब क्या होता है देखना, ये पूरी तरीका से, यानी कि शुरू में SEU होगा, इन्हें बोलते हैं सॉफ्ट एरर है। और जब ये पूरी तरीका से आपका जो प्रोसेसर है अगर वो क्रैश करके, यानी कि परमानेंट, SEU में क्या हो रहा है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी ग्लिच है ना, और ये क्या है, ये परमानेंट ग्लिच है, यानी कि परमानेंट खराब हो गया। क्लियर है, इसे बोलते हैं लैचअप। आगे देखना, देखिए यहां पे द आर्मर रेडिएशन हार्डनिंग स्पेस ग्रेड तकनीक है। इसका स्पेस ग्रेड माइक्रोचिप्स, देखिए मोटी इंसुलेशन थिकनेस पार्टिकल्स को पूरा रोकने के लिए ये अब प्रोटेक्शन दिए जाते हैं जब भी आप देखेंगे। और ये होता है एरर करेक्टिंग मेमोरी, ECC गड़बड़ी जो अपने आप सही कर देता है, रिस्टोर कर देता है डेटा को। ये है बूट करना, लार्ज नोड सेज पर बनाना है, कठोर विनिर्माण, यानी कि उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। और बस ये आउटपुट A है, आउटपुट B है, फिर उसके बाद में नोड है, नोड डिसीजन लेता है, ये सब है, ये मैं आपको अच्छे से समझाया हूं। अभी रेडिएशन स्ट्राइक के बाद में वोटिंग मैकेनिज्म चेक करता है, फिर 2 चिप होती है, A कहेगा, फिर उसमें वोटिंग होगी, जो फिर वोटिंग के बाद में जो ज्यादा वोटिंग होगी उसको ही सही मानेगा। यानी कि आप समझ रहे ना, बूट होने के बाद में जो इंफॉर्मेशन है वो सही से स्टोर हो जाए, इसके लिए अब इस तरीका का जो मैकेनिज्म है वो चिप के अंदर डाल करके भेजा जाता है। अब देखिए ये है वॉचडॉग प्रोसेसर, निरंतर निगरानी,
स्वतंत्र हितग्राही ये मेन प्रोसेसर से अलग होते हैं, ये मेन प्रोसेसर से अलग होते हैं, लगातार चेकिंग क्या सब कुछ सही है वो लगातार करते रहते हैं। तो ये सब मैकेनिज्म है इसको सेफ रखने का। कछुआ बनाम खरगोश यानी कि रिलायबिलिटी वर्सेस स्पीड, तो रिलायबिलिटी ज्यादा है, स्पीड इतना नहीं है। तो ये छोटे चिप बने होते हैं यानी कम प्रोसेसर, वहां पर आकार की कोई दिक्कत नहीं, स्पेस काफी है, इसलिए 180 250 पर बने होते हैं। इसरो का विक्रम हो गया, जो मैंने आपको नासा का जेम्स वेब हो गया, नासा का है परसेवरेंस रोवर हो गया। आप देख सकते हैं कि ये सभी किस तरीका के लगभग 200 250 है ना 180 इस बेस पर बने हुए प्रोसेसर हैं। अब आगे देखें, जब स्पीड जरूरी होगी यानी कि हेलीकॉप्टर को मंगल ग्रह पर उड़ाने के लिए तुरंत निर्णय लेना होता है, तो यहां पर हम आकर के फंस जाएंगे कि अब यहां 150 नैनोमीटर की चिप भी चाहिए और साथ ही साथ में प्रोसेसिंग भी हाई चाहिए। तो ऐसे जो स्पेस मिशन होते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि साउथ पोल पर जब उतारने की बात आती है तो बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। देखिए, कॉमर्शियल मोबाइल चिप का उपयोग किया गया लेकिन विशेष सुरक्षा के साथ में, और लॉन्जिविटी जो है वो फिर मायने नहीं रखती, को हो सकता है कि 2 महीना 4 महीना 6 महीना ही चल पाए। उसके बाद देखना, चीन और यूरोप के द्वारा डुअल कोर 86 प्रोसेसर लिनक्स पर आधारित इसका भी बनाया गया है। उसके बाद चाइना ने 80 नैनोमीटर पर बना करके 180 से 16 से 28 नैनोमीटर पर बना करके भी सोचा है कि करेंगे, लेकिन कई बार भी करा है और क्रैश हुआ है, यानी कि सक्सेस अभी नहीं मिली है। उसके बाद अंतरिक्ष निर्दयी है और भावनाहीन है, वहां सर कुछ नहीं है, वहां स्पीड नहीं बल्कि विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपने वहां साइज जो है वो 180 250 सब चलेगा, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि जैसे जैसे हमारे जो स्पेस रिसर्च बढ़ने वाली है तो इनकी स्पीड भी मायने रखेगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि साउथ पोल पर उतारना है, अगर आपको यहां से कमांड देनी है या फिर वहीं से कमांड देनी है, तब आपकी जो प्रोसेसिंग है वो तेज होनी चाहिए कि कमांड मिला, अब आपको उड़ना है तो उड़ना पड़ेगा। क्लियर है? तो यूएसीवीज या कुछ भी तरीका के वहां पर भेजोगे तो ये जब मायने रखेगा। आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, और थोड़ा टेक्निकल है, अगर एक बार दो बार आप देखेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें ऐसी जो आपके एग्जाम के लिए और दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।